ग्लोबल आइडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सेकेंड ईयर वालों के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और आज उसका पार्ट हम सॉल्व करेंगे। आज उसका पार्ट हम 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए और फ्री में टेस्ट लगाना है तो आप ग्लोबल आइडिया की वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट खोलेंगे आप ग्लोबल आइडिया की, तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा और इसमें आप देख सकते हैं नीवी के टेस्ट लगा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं और सीवीटी एग्जाम में जो भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सारे ऑप्शन हैं आपको, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी बट इंफॉर्मेशन पूरा था तो उसको स्किप करके मत देखना, बहुत प्रॉफिटेबल एक्सप्लेनेशन था, बाद में जरूर काम आएगा। बहुत रिसर्च करके इसको बनाया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी होगी, टेंशन नहीं लेना। आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इन द सिंगल फेज मोटर। ठीक है, सिंगल फेज मोटर में उपयोग किए जाने वाले संधारित्र का उद्देश्य क्या होता है। हमने जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे ग्लोबल आइडिया की एप्लीकेशन पे उन्होंने पढ़ा होगा, वहां पे अच्छे से समझाया है। आप फ्री पीडीएफ के लिए www.globalidia.org पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है संधारित्र का उद्देश्य क्या है। देखो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या, वो खुद से जनरेट कर पा रहा था, वो खुद से रोटेट हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो उसको रोटेशन प्रोवाइड कराने के लिए हमें उसको फेज में मतलब चेंज करने पड़े, मतलब फेज में बांटा गया। ठीक है, और किसकी वजह से, हम संधारित्र की मदद से हम फेज में उसको बांटते हैं, स्प्लिट द फेज को बांट करके रोटेशन प्रोवाइड कराते हैं। पहला हमारा वाइंडिंग हो गया मेन वाइंडिंग, दूसरा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग या उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग कह सकते हैं। ठीक है, या स्टार्ट वाइंडिंग, 3 नाम है, परेशान नहीं होना। पिछली क्लास में आप कहोगे स्टार्ट वाइंडिंग बनाया था, आज ऑक्सिलरी बोल रहे हैं। देखो, स्टार्ट वाइंडिंग कह लो उसको, या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या फिर आप कह लो उसको सेकेंडरी। जैसे आपका घर में नाम होगा चुन्नू मुन्नू और क्लास में कुछ और नाम होगा आपके स्कूल में, तो समझ तो कि जिसको जो सुविधा पड़ी उस टाइप से नाम रख दिया गया। स्टार्ट वाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये क्या करती थी, रोटेशन स्टार्ट मतलब मोटर को स्टार्ट करवाने के लिए हमारा यूज होता था। बाद में क्या होता था कि मेन वाइंडिंग चलने लगती थी और हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्विच से। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ, थोड़ी सी बोरिंग हो सकती होगी, लंबी गई थी, बट इंफॉर्मेशन पूरी और बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, एक पॉइंट को लेकर के समझाया था। तो हम क्या कहेंगे, स्टार्ट वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, तीनों में से कोई भी नाम आएगा हम जान जाएंगे वो किसकी, सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करिए, जो क्या करता है, हमारा मोटर को स्टार्ट करने में हमारा मदद करता है। उसके बाद ये डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, किससे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से। तो इसमें क्या पूछ रहा है, संधारित्र का उद्देश्य क्या है, स्प्लिट फेज को विभाजित करने का कार्य होता है हमारा संधारित्र का। ठीक है, चलिए, और यही चीज हम यहाँ पे लिख दिए जो भी जस्ट समझाया आपको कि स्प्लिट फेज मोटर चालू करने के लिए 2 अलग फेज की जरूरत होती है। ठीक है, वो सिंगल फेज है, वो खुद से स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो 2 अलग फेज हम कर दिए, उसको विभाजित कर दिए किसकी मदद से, संधारित्र यानी कैपेसिटर की मदद से। ठीक है, लेकिन चूंकि केवल एक ही फेज है कि सप्लाई का काम करता है, इसलिए इसे शुरू करने के लिए ये स्टार्ट होता नहीं, सेल्फ स्टार्ट तो नहीं होता है। हमने जब आपको डिफरेंस बताए थे कल की क्लासेस में कि सिंगल फेज और 3 फेज में क्या डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस हमारा यही था कि सिंगल फेज खुद स्टार्ट नहीं होता जबकि 3 फेज हो जाता है। तो ठीक है, सप्लाई पर काम करता है, इसलिए इसे शुरू करने के लिए एक अतिरिक्त तरीका चाहिए, एक अतिरिक्त तरीका, और वो तरीका है हमारा कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सब लगा करके हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो फेज विभाजन का कार्य करता है, फेज स्प्लिटिंग का काम करता है हमारा संधारित्र। जब कैपेसिटर सर्किट में लगाया जाता है तो यह वोल्टेज और करंट के बीच में क्या जनरेट करता है, फेज अंतर जनरेट करता है। किसमें, वोल्टेज और करंट, इसमें हमारा फेज अंतर जनरेट करता है। और इस फेज डिफरेंस से क्या होता है, सेकेंडरी फेज बनता है, जिससे मोटर को चालू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक टॉर्क मिल जाता है। ठीक है, टॉर्क जनरेट हो जाता है। ठीक है, वो फोर्स जो रोटेशन यानी कि
सर्कुलर रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए लग रहा है, वो हमारा क्या कहला रहा है, टॉर्क। ठीक है, प्रारंभिक बल जो उसको रोटेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, स्प्लिट फेज। ठीक है, और आप सभी को पता है कि यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, उसके अलावा भी कई सारी नॉलेज मिलती है। पिछली क्लास देख करके तो और समझ में आ गया कि ये क्या क्या समझा दिया गया। और तो बने रहिए, स्किप नहीं करना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी डिस्कशन होंगे। ठीक है, विच इंडक्शन मोटर इज प्रेफर्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड विथ हाई एफिशिएंसी परफॉर्मेंस। कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड। सबसे पहला चीज दिमाग में रखो, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, बिल्कुल उच्च दक्षता, पहला पॉइंट है उच्च दक्षता प्रदर्शन के साथ निरंतर गति। ठीक है, ये 2 पॉइंट कह रहे हैं, दिमाग में रखो। निरंतर गति और उच्च दक्षता की वजह से हमारा कौन सा मोटर यूज कर रहे हैं हम, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हमारा बहुत ज्यादा प्रभावी यूज होता है। इन्हीं वजहों से उनकी दक्षता अच्छी होती है, साथ में हमारी गति उसकी निरंतर प्राप्त होती रहती है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखिए आप, स्लिप रिंग, स्प्लिट फेज, शैडेड पोल और स्क्वायरल केज। और हमने अभी जस्ट आपको बताया कि भाई स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जब 4 आए हैं तो चारों को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं भाई क्या क्या होता है, ये भी तो जरूरी है। ठीक है, तो पहला हमारा था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, आप देख सकते हैं ऑप्शन में स्लिप रिंग। दूसरा है स्प्लिट फेज। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बता रहा है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तीसरा था हमारा पोल इंडक्शन मोटर और चौथा है स्क्वायरल फेज इंडक्शन मोटर। तो थोड़ा थोड़ा जैसे संरचना के हिसाब से देखेंगे तो इसमें स्लिप रिंग और ब्रश होते हैं। संरचना के हिसाब से स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। देखो इसको रनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग होती है, जो मेन सप्लाई हो, मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग कह रहा है। ठीक है, तीसरा हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटर पोल के एक हिस्से पर कॉपर शेडिंग रिंग होती है। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में बात करेंगे तो रोटर में एल्युमिनियम या तांबे की सिल्लियां होती है जो गिलहरी पिंजरे जैसी होती है। ठीक है, स्क्वायरल के पिंजरे जैसी बनी होती है। ठीक है, और अगर इसी की बात करें संरचना के हिसाब से हमने ये देख लिया, विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो स्लिप रिंग के देखेंगे, टॉर्क कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। ठीक है, टॉर्क को कंट्रोलिंग कैसे किया जाता है स्लिप रिंग में, हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द्वारा। वही स्प्लिट फेज की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है लेकिन रनिंग दक्षता कम होती है। स्टार्टिंग टॉर्क मतलब बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में ये परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बाद रनिंग दक्षता हमारी कम हो जा रही है। अगर शेडेड पोल की बात करें तो बहुत कम स्टार्टिंग टॉर्क और कम दक्षता, इसमें ना तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है ना ही दक्षता अच्छी है। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में अधिक दक्षता देता है, अधिक दक्षता। क्या आपको ये पॉइंट मिला? हाँ मिल गया। कम मेंटेनेंस, स्थिर गति। क्या आपको ये पॉइंट मिला जो क्वेश्चन में था? हाँ, स्थिर गति बनाए रखती है। तो कौन सा मोटर की बात हो रही है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और हमारा क्वेश्चन भी रिलेटेड इसी से था कि अधिक दक्षता और स्थिर गति के लिए हम कौन सा इंडक्शन मोटर यूज करेंगे? तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हम यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट के उपयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उपयोग के देखेंगे हम कि स्लिप रिंग वाला भारी लोड वाले अनुप्रयोगों जैसे कि क्रेन, लिफ्ट, कंप्रेसर में उपयोग होता है। और स्प्लिट फेज की बात करेंगे तो छोटे पंखे, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह में, हमारा ब्लोअर वगैरह में यूज होता है। साथ ही साथ हम शेडेड पोल की बात करें तो छोटे उपकरण जैसे टेबल फैन, कूलर, ये उससे भी छोटे हैं। ठीक है, खिलौनों में उपयोग किया जाता है। कौन सा वाला? शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। और लास्ट है स्क्वायरल केज। अगर आपसे ऐसे भी सवाल कर सकता है स्क्वायरल केज के बारे में कि औद्योगिक मशीन, पंप, पंखे, कंप्रेसर आदि में कौन से उपयोग करेंगे, तो हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो इन दोनों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, दोनों में। चलिए, हमारा आंसर तो हमने बता दिया था भाई कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द परमानेंट कैपेसिटर मोटर पार्ट मार्क्स एक्स। ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। पहला चीज, कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने इस टाइप के कई सारे आपको फिगर बना के दिखाए थे और समझाए थे। ये इस टाइप का फिगर आ जाए, उस टाइप का फिगर आ जाए तो ये पूछ सकता है, वो पूछ सकता है ना। तो अब इसमें कौन सा, ये कौन सा वाला इंडक्शन मोटर है, पहले तो आपको ये थोड़ा सा समझ लेना है। कौन सा वाला है? परमानेंट इंडक्शन मोटर, ठीक है। परमानेंट, सॉरी, कैपेसिटर टाइप। और आपने कल की क्लास में फिगर देखी होगी बहुत अच्छे से कि इस टाइप का हमने फिगर दिखाया था और बताया था परमानेंट कैपेसिटर मोटर में क्या डिफरेंस होता है और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में क्या डिफरेंस होता है। हमने बताया था इसमें क्या नहीं होगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, ठीक है। सबसे मेन एग्जांपल यही था कि भाई अगर परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर रन मोटर होगा हमारा इंडक्शन मोटर, तो उसमें क्या नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। देखो इसमें कहीं दिख रहा है आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो हमें फिगर भी पहचानना है, पिछली क्लास में आपने देखा होगा, ठीक है। अब ये रहा कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है, ये रही हमारी मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। और पिछले वाले स्लाइड में क्या इसको बोल दिया था, रनिंग वाइंडिंग, रनिंग, ठीक है। जैसे आपके घर में चुन्नू मुन्नू कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आपके दोस्त यार कुछ और बोलते हैं, घर पे कुछ और बोलते हैं, ऑफिस में कुछ और है, क्लासेस में कुछ और है, ठीक है। इसी तरह से अब पूछ रहा है आपको इस बारे में, तो ये कौन सी वाइंडिंग है? मैम आपने बताया कि ये वाला हमारा जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, साथ में हम इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं और साथ में हम इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग मतलब ये वाली वाइंडिंग हमारी कब कनेक्ट करती है सर्किट में, जब हमें स्टार्ट करना होता है इंडक्शन मोटर को, ठीक है। जब हमें स्टार्ट करना होता है तो हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग को साथ लेके चलते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, जब ये हमारा 60 से 80% तक पहुंच जाता है तो कहता है मेरा काम खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा, वो स्विच खुल जाता है और ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो फिर मेन वाइंडिंग कार्य करती है। आपसे पूछा किसका है, इसका पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, हमारी ऑक्सिलरी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हमको लग रहा है ये शो नहीं हो रहा है क्या, अब दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन पूछ रहा है which test is conducted through the circuit, सर्किट के माध्यम से कौन सा परीक्षण आयोजित किया जा रहा है। अब आपके सामने एक फिगर है, कह रहा है कि बताओ ये क्या किया जा रहा है, कौन सा टेस्ट हो रहा है भाई। तो इन चारों टेस्ट को समझते हैं, क्योंकि भाई एक टेस्ट समझना मतलब आप कहोगे कि खाली ये समझा के आगे चल जाएंगे तो बाकी आ गया, तो सभी टेस्ट को समझ लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। चलो ये फिगर बनाया गया है आपके लिए समझाने के लिए। ये जो पहला टेस्ट है ये क्या है, कैपेसिटी टेस्ट कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटर की कैपेसिटी टेस्ट कर रहा है। कैसे हम टेस्ट करेंगे, कैपेसिटर का एक पोल होता है, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो मल्टीमीटर के प्लस को कैपेसिटर के प्लस से ऐड करेंगे, मल्टीमीटर के माइनस को हम ऐड करेंगे कैपेसिटर के माइनस से, ठीक है। बीच में आप रजिस्टर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और ये हमें मल्टीमीटर में बता दे रहा है, पूरा वैल्यू लिख करके यहाँ पे वैल्यू आ जा रहा है कि भाई इतनी इतनी वैल्यू है, दिखा रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है मल्टीमीटर, यहाँ पे वैल्यू इंगित होती है ना, हर कैपेसिटर आप उठाओगे उस पर वैल्यू लिखी होती है, कितने माइक्रोफैराड का, 120 माइक्रोफैराड का, 100 माइक्रोफैराड का, वो वैल्यू यहाँ लिखी होगी। अगर ये मैच कर रहा है हमारे मल्टीमीटर की वैल्यू से तो वो हमारा क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे कैपेसिटी टेस्ट हो रहा है और आपको पता चल जाएगा कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब समझ रहे हो, क्षमता, कितनी क्षमता है भाई, कितना ये भार उठा पा रहा है, कितने पे आउटपुट दे पाएगा, ठीक है। तो ये तो मल्टीमीटर के थ्रू हम कर लिए, ये तो सबसे सिंपल मेथड है कि भाई मल्टीमीटर के थ्रू। लेकिन पहले के टाइम में हम लोग के पास मल्टीमीटर तो होता नहीं था और ये फिगर में भी मैम यहाँ मल्टीमीटर तो है ही नहीं, तो उस समय हम वोल्ट मीटर अमीटर यूज करते थे। और हम सभी को पता है कि वोल्ट मीटर जो होता है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, अभी दिखा रहे हैं इसको।
ये इतना समझ में आया कि मल्टीमीटर से हम कर रहे हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर, एक चीज और जान लीजिए आप कि वोल्ट मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है आपसे क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछता है। ये मैंने क्वेश्चन देखे हैं। क्या पैरेलल में लगा होता है, समानांतर लिख दे रहे हैं, सब समझ लेना, ठीक है। वोल्ट मीटर समानांतर में लगा होता है और अमीटर हमारा, अमीटर की बात करें तो अमीटर हमारा श्रेणी में लगा होता है, ठीक है। जब हमें धारा मापनी होती है तो वो हम श्रेणी में लगा के चेक करते हैं, और जब हमें वोल्टेज मापना होता है तो वोल्ट मीटर को हम किस में मापते हैं, समानांतर में लगा के मापते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कैपेसिटी टेस्ट मैम, ठीक है। कैपेसिटी टेस्ट पर्पस क्या होता है, कैपेसिटर की वास्तविक कैपेसिटी मापना, ठीक है। प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरह से किया जाता है, डिजिटल कैपेसिटेंस मीटर, यानी डिजिटल कैपेसिटेंस मीटर, यानी जिसमें भाई कैपेसिटेंस का परफॉर्मेंस दिखा रहा हो उसको बात कर रहा है, ठीक है। या मल्टीमीटर से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मापी जाती है। अब मल्टीमीटर वाला हमने डायग्राम आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया है ना, मल्टीमीटर वाला डायग्राम हमने बना के दिखा दिया। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बात करें तो नामित क्षमता यानी टॉलरेंस रेंज के भीतर होना चाहिए। यानी कैपेसिटर की वैल्यू अगर 120 है तो इसकी टॉलरेंस रेंज मान लेते हैं 5% ऊपर नीचे है तो 120 के आगे पीछे जा सकता है, ठीक है। 115, 116 दिखा सकता है या 122 या 121 दिखा सकता है। तो आप गलत नहीं बोलोगे कि ये खराब थोड़े ना है, ये कैपेसिटर के टॉलरेंस वैल्यू प्रॉपर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कैपेसिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा चार्ज टेस्ट, ठीक है। अगला है हमारा चार्ज टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर के चार्ज स्टोरेज क्षमता को जांचता है। क्या जांचता है कि कैपेसिटर में हमारा कितना चार्ज स्टोर है, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा होगा भाई कि चार्ज स्टोरेज की बात कर रहा है, ठीक है। और सामने इसका फिगर है बिल्कुल एकदम साफ साफ उस फिगर को देखिए। चलिए अब समझते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं एक बार कि कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज सोर्स से जोड़कर वोल्टेज मापते हैं। कह रहा है कैपेसिटर लो और डीसी वोल्टेज से उसको जोड़कर हम उसका क्या माप लेंगे, कैपेसिटी माप लेंगे, कितना कैपेसिटी है, ठीक है। जितना वोल्टेज वो दिखा रहा है उस हिसाब से हम कहेंगे कि भाई इतना वोल्टेज दिखा रहा है मतलब इतनी कैपेसिटी होगी उसके अंदर, ठीक है। और इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, चार्ज होने के बाद वोल्टेज बढ़ता है और अधिकतम पर स्थिर हो जाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं हम, चार्ज तो कर रहे हैं तो ये इसका वोल्टेज बढ़ेगा और फिर अधिकतम, अरे भाई हम जब खाना खाते हैं तो एकदम हलक तक लग जाता है खाना, उसके बाद कहता है अब नहीं हो पाएगा, अब भाई पेट टंच हो गया, अब नहीं खा सकते। तो उसी तरह चार्ज जब फुल चार्ज हो जाएगा तो उसके ऊपर नहीं चार्ज होता, वो वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं एक हमने बैटरी ली, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बैटरी ले ली, बैटरी का मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। चलो इस प्लस को आप देख सकते हैं एक स्विच से हमने जोड़ा है। अब यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, हमने स्विच दिखा दिया क्योंकि आपके फिगर में स्विच भी है, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम हमने बनाया कि एक बैटरी ली, उसको स्विच से जोड़ा और स्विच को सीरीज में जोड़ दिया हमने कैपेसिटर का मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। उसी तरह से हमारा वोल्टमीटर का ये प्लस है और ये वोल्टमीटर का माइनस है, ठीक है बच्चों। चलिए प्लस गया स्विच में, ठीक है, स्विच के प्लस और माइनस, इसमें क्या प्लस माइनस में तो कनेक्शन होता है, ठीक है, ऑन ऑफ होता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे ऑन ऑफ कर लेते हैं, या तो स्विच ऑन होगा या तो स्विच ऑफ होगा, दो कंडीशन होती है। स्विच के बाद हमारा कैपेसिटर के आया यहाँ पे टर्मिनल पे और यहाँ पे कनेक्ट हो गया। और अब भी हमने जस्ट बताया कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, समानांतर में, तो इसके समानांतर में हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। समानांतर का मतलब समझ रहे हैं आप कि सेम टाइप के टर्मिनल एक साथ जुड़ेंगे, ठीक है। सेम टाइप के मतलब प्लस को प्लस से जोड़ेंगे, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे। अगर हम यही कहें श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो श्रेणी क्रम में ये अगर दो चीजें, एक कैपेसिटर प्लस माइनस, और अगर इसी के उसमें हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं एक और कैपेसिटर तो
प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस को प्लस से और माइनस को फिर आगे के प्लस से, तो माइनस और प्लस मतलब एक दूसरे के अपोजिट को जोड़ देंगे तो वो रेडी हो जाएगा, और एक दूसरे का समान वाली जोड़ देंगे तो वो हमारा पैरेलल हो जाएगा। सीधा सा एक चीज याद रख लो कि वोल्ट मीटर समानांतर में जोड़ते हैं। समानांतर पहचानेंगे कैसे, अगर मान लो सर्किट इस तरह से नहीं दिया, किसी और तरीके से दिया है, लेकिन आपको बस क्या ध्यान देना है कि प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से जोड़ दिया तो ये समानांतर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया भैया, वोल्ट मीटर को समानांतर में जोड़ दिया, आप देख सकते हैं। और साथ में एक रजिस्टर लगाया हुआ है बैटरी के, कि कैपेसिटर के जोड़ने से पहले एक हमारा रजिस्टर भी लगा दिया गया है, ठीक है, कि कोई एक्स्ट्रा मतलब ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, जब करंट की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारा रेजिस्टेंस में हेल्प करेगा, ठीक है, और कैपेसिटर को खराब होने से बचा लेगा, ठीक है। तो ये सर्किट किसकी है भैया, ये हमारी चार्ज को हम टेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चार्ज को टेस्ट कर रहे हैं। अब इस टाइप का फिगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, ये हम सर्किट डायग्राम बना के आपको अपनी तरीके से समझा रहे थे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। और हमारे एग्जाम में ऐसे टाइप के सवाल आएंगे, ये फिगर दे देगा, ये पूरा लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये फिगर दे देगा और बताएगा बताओ ये क्या हो रहा है, बताओ ये कौन सा टेस्टिंग हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, हमारी क्या हो रही है, कैपेसिटी टेस्ट कर रहे हैं हम, किससे, मल्टीमीटर द्वारा। देखो मल्टीमीटर को लगा करके हमने कैपेसिटी चेक की हमारा कितना कैपेसिटी है इसका, ठीक है। दूसरा हमारा फिगर है चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो हम पता करेंगे। एसी वोल्टेज सप्लाई लगा दिया, देखो न्यूट्रल ला करके हमारा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। दूसरे में हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज लगाया, जिसको हम स्विच लगाए हैं वो यहाँ पे फ्यूज लगा दिया, आपकी मर्जी, आप फ्यूज लगाओ स्विच लगाओ, ठीक है। और क्योंकि फ्यूज का जब हम नाम आ ही गया तो फ्यूज का सिंबल हमारा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। पिछली लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था। रजिस्टर लगा दिया हमने इतने वाट को, और ये क्या हो रहा है, ये चार्ज करने लगा, हमने सप्लाई दी और सप्लाई से ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा। तो ये किसका फोटो है, किसका फोटो है, चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर। और आप देख सकते हैं सेम इसी टाइप का हमें क्वेश्चन भी पूछा है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो रहा है यहाँ पे, चार्ज टेस्ट हो रहा है, किसका, कैपेसिटर का, ठीक है। और किस तरह से हो रहा है वो हमने आपको बता दिया। जो यहाँ पे न्यूट्रल और फेज लगाकर, लाइन और न्यूट्रल लगा करके आपको दिखाया है, वही चीज हमने यहाँ पे आपको बैटरी के थ्रू समझा दी है, ठीक है। बैटरी से हम चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को। चलो अगला क्या था, देखो चार ऑप्शन थे ना, चारों को समझना है हमें। दो हमने समझ लिया, कैपेसिटी टेस्ट कैसे होता है और चार्ज टेस्ट कैसे होता है। अगला देखते हैं डिस्चार्ज कैसे करेंगे कैपेसिटर को, और इंसुलेशन टेस्ट कैसे करेंगे। और ये प्रैक्टिकल में भी आप अपने हाथों से करके आराम से देख सकते हैं। चलिए अगला है कि डिस्चार्ज टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब चार्ज तो हो गया कैपेसिटर, अगर मान लीजिए मैम हमें डिस्चार्ज करना है कैपेसिटर को और हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो कोई मेटल का कुछ भी ले लो या रजिस्टर ही ले लो, ठीक है। उसको जो चार्ज कैपेसिटर है जो आपने चार्ज किया है उसके दोनों टर्मिनल से टच करा दो, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और डिस्चार्ज हो जाए देखना है तो आपको वोल्ट मीटर लगा देना पड़ेगा। फिर से मैं बताऊंगी, डिस्चार्ज होते हुए देखना है तो क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, समानांतर में लगता है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो कैपेसिटर को हम क्या किए, दोनों टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिए, रजिस्टर के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। और इस डिस्चार्ज को जैसे ही मेजर करना है तो वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर लेंगे आराम से। तो इस तरह से हमारा डिस्चार्जिंग वाला काम हो गया। अब एक फिगर है आपके जो एग्जाम में पूछता है वो इस टाइप का पूछेगा, एक कैपेसिटर दे देगा, ये देखो रजिस्टर लगा दिया है 100 ओम का यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है इंसुलेटेड केबल, ठीक है। तो रजिस्टर के थ्रू आप डायरेक्ट भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस टाइप का फिगर आएगा तो आप क्या समझ जाओगे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ये क्या कर रहा है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग क्षमता की जांच करता है। कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स से हटाकर एक लोड से जोड़ते हैं और वोल्टेज की गिरावट को मापते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे लोड से कनेक्ट कर दिया और वोल्टेज की गिरावट को माप रहे कि जो चार्ज हो चुका है कैपेसिटर वो किस प्रकार से डिस्चार्ज हो रहा है, यानी किस प्रकार से आउटपुट दे रहा है। आउटपुट देगा तो डिस्चार्ज भी होगा साथ में, और समय के साथ वोल्टेज धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। अगला है इंसुलेशन टेस्ट। अब क्या होता है कि जो कैपेसिटर है उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। आपको ये भी चेक करना होता है कि वो जो चार्ज स्टोर है वो लीकेज तो नहीं हो रहा है ना। अगर मान लो आपने चार्ज करके रख दिया बैटरी, वो धीरे 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 धीरे
गायब हो गई, मतलब उसकी लीकेज हो गया कहीं, और आपको जब जरूरत हो तो आपकी बैटरी काम ही नहीं कर रही है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन टेस्ट होता है। ठीक है, कैपेसिटर के इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच की जाती है। मेगर या हाई वोल्टेज टेस्टर्स द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में दिखाना चाहिए। मेगर द्वारा जब करेंगे तो हमें प्रतिरोध उसका हाई दिखाना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा दो मेथड है, दो मेथड से हम इस तरह से हम चेक कर सकते हैं क्या, इंसुलेशन टेस्ट। ठीक है, इंसुलेशन टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सप्लाई लगाई है, उसके बाद कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर के सीरीज में हमने बताया ना, कैपेसिटर के सीरीज में हम कैसे पहचाना हमने, कैपेसिटर की सीरीज है, ये प्लस है, ये प्लस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस या माइनस और फिर ये माइनस पे चला गया। तो ये प्लस माइनस, और देख सकते हैं ये अपोजिट है एक दूसरे को, तो समझ में आ गया कि भैया पैरेलल नहीं है, सीरीज है। ठीक है, ये पैरेलल नहीं सीरीज है। चलो, यहाँ पे हमने देखा कैपेसिटर को अमीटर से जोड़ करके हम पहले चेक कर सकते हैं कितना करंट ये आउटपुट में दे रहा है। ठीक है, और डिस्चार्जिंग का दूसरा तरीका है कि हम रजिस्टर लगा देंगे इसके सीरीज में। ठीक है, और वोल्ट मीटर लगा करके, जिस तरह से हमने ये चेक किया, ये तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं इंसुलेशन। ठीक है, चलो चारों हमने समझ लिया। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस स्लाइड का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको सारी बताई गई इसमें। ठीक है, इसका भी ले लीजिए। चलिए, यहां हमारा क्या हो रहा था भाई, चार्ज टेस्ट किया जा रहा था। अगर ये डिस्चार्ज टेस्ट पूछा होता तो ये वाला फिगर दिखाता, ये वाला फिगर दिखा के पूछता डिस्चार्ज टेस्ट। चलो, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थोड़ा एक एक लाइन में हम चारों का पढ़ लेते हैं। कैपेसिटी टेस्ट की बात करेंगे तो कैपेसिटी टेस्ट से कैपेसिटर की रेटेड क्षमता की पुष्टि हो जाती है कि जो उस पे रेटेड क्षमता है वही दे रहा है या नहीं दे रहा है। चार्ज टेस्ट की बात करें तो कैपेसिटर का चार्जिंग व्यवहार पता चलता है। ठीक है, कैसे चार्ज हो रहा है और हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। डिस्चार्जिंग टेस्ट में हमें बता रहा है कि जो ऊर्जा वो हम उसे दिए वो प्राप्त करके हमें वापस दे रहा है, मतलब आउटपुट में दे रहा है, लोड को दे रहा है या नहीं। तो ऊर्जा को छोड़ने की क्षमता का विश्लेषण दिखाता है। इंसुलेशन टेस्ट से कैपेसिटर के डाई इलेक्ट्रिक की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is determined by the way of connecting main winding and auxiliary winding in a split phase motor? Split phase motor में मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग को जोड़ने के तरीके से क्या निर्धारित होता है। अभी हमने बताया कि सिर्फ मेन वाइंडिंग होगी तो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या हो रहा था, रोटेट नहीं हो पा रहा था, घूम नहीं पा रहा था। तो रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया भाई, दूसरी वाइंडिंग जोड़ दी, जिसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग कह रहे थे। तो ये क्या कर रहे हैं दोनों मिलके, डायरेक्शन दे रहे हैं किसको, हमारे रोटर को डायरेक्शन दे रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, और एक चीज और, रोटेशन का डायरेक्शन हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग के जो टर्मिनल है उनको बदल करके चेंज कर सकते हैं। मान लो अभी मोटर इधर से घूम रहा है, हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज कर दिया तो मोटर हमारा इस तरह से घूमने के बजाय इस तरह से घूमने लगेगा और कोई खराबी नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारा डिसाइड करता है। अब यही चीज यहाँ पे लिखी है। मुख्य वाइंडिंग यह मुख्य रूप से मोटर के निरंतर संचालन, मतलब हमेशा मोटर चलता रहे उसके लिए जिम्मेदार होता है, जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमारा या केवल मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग होता है। और जब एक बार गति प्रदान हो जाती है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बंद कर दिया जाता है। जब मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग को एक विशेष क्रम में जोड़ा जाता है तो इनके बीच फेज डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है और मोटर निश्चित दिशा में घूम रही है। यही हम कल से समझाए जा रहे हैं, पिछली क्लास से ही समझाया जा रहा है कि यही कार्य हो रहा है। ठीक है, जब मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग के कनेक्शन को बदला जाता है तो मोटर की घूर्णन दिशा भी बदल जाती। ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ मोटर को बदलना हो तो हम उसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज कर देंगे। ठीक है, यदि सहायक वाइंडिंग की पोलैरिटी उल्टी कर दी जाए तो मोटर उल्टी दिशा में घूमने लगेगा। अभी वही बताया। इसका उपयोग मोटर की घूर्णन दिशा के नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रिवर्सिबल मोटर एप्लीकेशन में उपयोग होता है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा और आप यहाँ भी देख सकते हैं। अगला सवाल है,
Why the main winding, starting winding of split phase motor connected across the supply only at the time of starting. Split phase motor की मुख्य और शुरुआती वाइंडिंग शुरू होने के समय ही आपूर्ति के से क्यों जुड़ी होती है? भाई देखो, खुद तो घूम नहीं सकता, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई चाहिए होता है तभी ये घूमता है, उसके लिए हमारी जो वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाली होती है वो इससे जुड़ी होती है, बाद में उसको हम हटा देते हैं। ये चीज लिखा है कि एक सिंगल फेज सप्लाई पर चलती है, इसलिए केवल एक वाइंडिंग से स्वतः घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए इसे दो वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, खुद से वो नहीं हो सकता। क्या मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन नहीं जनरेट कर सकता, इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि भाई दो वाइंडिंग हमारी यहाँ पे हम जोड़ रखे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे, विच सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज ऑपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। हमने आपको कल की क्लास में भी समझाया था, मोटर के किस तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनाइज स्पीड, जिसको हम एनएस समझाए थे कल में, प्रारंभिक वाइंडिंग को केंद्र प्रसारक स्विच द्वारा खोला जाता है। कब खोला जाता है? हमने कल बताया था कि जब हमारी स्पीड कितनी हो जाए मोटर की, 60% से लेकर के 80% तक पहुंच जाए, तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता था? डिस्कनेक्ट कर देता था। किसको डिस्कनेक्ट करता था? जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग थी, यानी जो स्टार्ट कर रही थी, और मेन वाइंडिंग को वैसे ही छोड़ देता था। ठीक है, वही पूरे हमारा मोटर चल रही थी। तो क्या होगा आंसर इसका? 75 से लेकर के 80% इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाउ द ओवरलोड रिले इज मैनुअल ड्यूअल स्टार्टर इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द हैवी लोड करेंट। क्या नाम आ रहा है यहाँ पे? देखो, चीजों को तुम तोड़ के पढ़ोगे तो बहुत आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, हैवी लोड करंट, जब बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में करंट आ रही है, ठीक है, उस समय क्या होगा? हमारी जो सर्किट है वो खराब होने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। तो उस समय हमारा एक लगाए हुए हम रिले, ओवरलोड रिले, इसका नाम ही क्या है? ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड रिले। अब इसमें मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि जैसे ही करंट की मात्रा बहुत अधिक होगी तो इसको पता चल जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। ठीक है, कोर्स वाले बच्चों ने जो ग्लोबल ITI की एप्लीकेशन पे हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस चीज को अच्छे से समझा भी होगा, और आपको भी बता देते हैं। देखिए, बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है वहां पे, और वो हमारी क्या होती है? गर्म होती है। जैसे जब करंट की मात्रा बढ़ रही है हमारी, ठीक है, करंट की मात्रा बढ़ी तो हीट भी बढ़ रहा है। ठीक है, करंट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी हीट भी इसको स्क्वायर में बढ़ेगा। तो जब हमारा गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी और जब वो गर्म होगा तो वो ऐसी मेटेलिक, बायोमेटेलिक मतलब दो मेटल से बनी हुई है और दोनों का अपना टेम्परेचर अलग अलग है, तो वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड होना स्टार्ट कर देगी, मुड़ना स्टार्ट कर देगी। और जैसे वो गर्म होगी, जैसे मान लो ये कनेक्शन बना हुआ है, ये हमारा कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, और जैसे इसको गर्मी महसूस हुआ, ये थोड़ा सा ऐसे इधर की साइड में मुड़ने लगेगी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी। तो जब यहाँ आ जाएगी तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इससे हट जाएगा। तो वो हमारा बायोमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होकर के बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से कनेक्शन हट जाता है। कब? जब ओवरलोड करंट आता है, मतलब ज्यादा मात्रा में करंट आएगा तो हमारा रिले क्या करेगा, उसकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होकर के बेंड हो जाएगी और जिसकी वजह से कनेक्शन हट जाएगा, और हमारा जो सर्किट है, जो आगे के मोटर लगा रखा है हमने, वो एकदम साफ साफ बच जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोमेटेलिक स्ट्रिप गेट हीटेड अप। जब ज्यादा मात्रा में करंट आएगी तो गर्म हो जाएगी। वही चीज यहाँ लिखा है। डीओएल स्टार्टर के बारे में लिखा है, एक सामान्य मोटर स्टार्टिंग डिवाइस है जो मोटर के सीधे फुल वोल्टेज सप्लाई से जोड़ता है। ठीक है, मोटर को सीधे फुल वोल्टेज सप्लाई से जोड़ता है। इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए एक बायोमेटेलिक ओवरलोड रिले लगा होता है। ठीक है, डीओएल स्टार्टर जो होता है हमारा सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ता है और इसमें ही हमारा ओवरलोड रिले लगा होता है। जब हैवी लोड करंट मोटर के माध्यम से प्रवाहित होगी तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि अधिक करंट प्रवाह से इसमें तापमान बढ़ता है। जैसे ही यह गर्म होगी या मुड़ना स्टार्ट कर जाती है और एक ट्रिपिंग मैकेनिज्म
कर देगी, ठीक है, मतलब ट्रिप कर देगी, मतलब वो रिले सक्रिय हो जाएगी और उसका कनेक्शन तोड़ देगी। यह ओवरलोड रिले को बंद कर देती है जिसमें कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है और मोटर बंद हो जाती है। अभी वही पूरी चीज समझाई, वही चीज लिखी हुई है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन आपके सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेनमेंट में आया था इसी ओवरलोड रिले से, करंट से रिलेटेड, कि मोटर की सुरक्षा के लिए थर्मल ओवरलोड रिले लगाते हैं ताकि, 4 ऑप्शन थे, थर्मल ओवरलोड रिले लगाते हैं मोटर की सुरक्षा के लिए ताकि, हमारा आंसर था ओवर करंट से बचा जा सके, ताकि क्या हो, ओवर करंट से बचा जा सके। ये क्वेश्चन हमारा सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेनमेंट 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच फोर्स इज यूज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन ड्रोन मोटर टू डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग। कह रहा है आरंभिक वाइंडिंग को, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए किस बल का, किस स्विच का नहीं बोला यहाँ पे, किस बल का उपयोग करते हैं, तो उसमें कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अब देखो स्विच का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो वो कौन सा बल उपयोग करेगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कौन सा करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उपयोग करेगी। और ये क्या होता है, बाहर की तरफ, ये बल कहां लगता है, बाहर की तरफ लगता है, जबकि सेंट्रीपिटल यानी केंद्राभिमुख बल क्या होता है, अंदर की तरफ लगता है। ये कहां की तरफ लगता है, अंदर की ओर लगता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चारों ऑप्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी आपको बताया, यह वह वास्तविक बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में बनाए रखता है और केंद्र की ओर लगता है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो यह एक काल्पनिक बल है जो तब दिखाई देता है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करता है। यह वस्तु को बाहर की ओर धकेलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। एक आप लंगड़ खेले होंगे तो आप बना करके नचाते हैं जब, तो उसमें 2 फोर्स सप्लाई होते हैं, एक वो बाहर की तरफ को खींचता है और एक फोर्स उसको अंदर की तरफ को खींचता है, और इन्हीं दोनों फोर्स के बैलेंस से वो अपनी ही धुरी पे नच रहा है। मतलब आप जो सर्कल बना रहे हैं अपने स्टाइल से, तो आप उसको एक बैलेंस फोर्स दे रहे हैं, एक अंदर की ओर खींच रहा है और एक बाहर की तरफ को ले जा रहा है। तो जो बाहर की तरफ ले जा रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल है, और जो अंदर की तरफ को खींच रहा है वो हमारा सेंट्रीपिटल है। उनकी वजह से ही हमारा कोई भी चीज वृत्ताकार में आराम से रोटेशन कर ले रहा है, ठीक है। दिशा की बात करें तो केंद्र की ओर है और ये केंद्र से बाहर की ओर है, जो कि हमने आपको अभी समझाया। और इसका फॉर्मूला अगर पूछ ले फॉर एग्जाम पर्पस, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, अगर इसका फॉर्मूला पूछ ले तो हमारा m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, ठीक है, जहां v को गति और r त्रिज्या होगी। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो m इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इंटू आर, जहां w क्या कोणीय वेग और r त्रिज्या होगी हमारी। अब स्रोत की बात करें तो किसी भी बल द्वारा आंतरिक खिंचाव प्रदान करता है, जैसे कि तनाव, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। जो भी हमने बताया कि 2 फोर्स लगते हैं किसी चीज को सर्कुलर पाथ में, हमारा अगर उसको कंट्रोल करके घुमा रहे हैं हम, तो एक बाहर की तरफ को और एक अंदर की तरफ को, वही बता रहा है। उदाहरण के लिए देखिए लिखा हुआ है कार का वृत्ताकार मार्ग में चलना, सड़क पर टायरों से बल, ये कहाँ है, ये हमारी अंदर की तरफ को ले रहा है। जो कार के जो टायर है हमारे, सड़क पे अगर वृत्ताकार लगा रहे थे, वो अंदर की तरफ को फोर्स लगा रहा है। गति करने वाली संदर्भ प्रणाली में संवेग के कारण एक घूमती कार में दरवाजे से बाहर खिंचाव, जैसे कि आप पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां जब कर्व लेते हैं, जब टर्न लेते हैं तो आपने खिड़की तरफ हो जाते हो, चाहे इस साइड अगर कर लिया तो इस साइड हो जाते हो, तो वो बाहर की तरफ को फेंकने वाला फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम पे लग रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। यह मौलिक बल जो चार्ज कणों के बीच में आता है, ठीक है। 2 चार्ज है, उनके बीच में जो बल प्रतीत होता है उनको हम कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय बल। यह विद्युत और चुंबकीय परस्पर क्रियाओं का कारण बनता है, ठीक है। चार्ज के अनुसार आकर्षण या विकर्षण पढ़ सकते हैं आप, आपने पढ़ा होगा प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा, और माइनस माइनस भी एक दूसरे को दूर भगाएगा। लेकिन अगर प्लस और माइनस मिल जाए तो एक दूसरे को खींचेंगे, तो वही कह रहा है आकर्षण और विकर्षण, ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो क्या ले रहा है हमारा, चार्ज के विद्युत बीच में विद्युत बल के लिए Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये रहा। विद्युत चार्ज और चुंबकीय क्षेत्र, इसमें दो चीजें हमें मिलेगी, विद्युत चार्जों के बीच परस्पर क्रिया जैसे चुंबक स्थैतिक विद्युत। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल सबसे पहले सबसे अच्छा यही दिया गया था, पृथ्वी पर एक सेब पर गुरुत्वाकर्षण बल या चंद्रमा पर पृथ्वी पर प्रभाव। ठीक है, हमारी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हमारी रोटेशन कर पा रही है पृथ्वी की। ठीक है, इसकी बात करेंगे, एक मौलिक बल जो दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण उत्पन्न करता है, उसे एक दूसरे की ओर खींचता है। ठीक है, दो द्रव्यमान हैं, दोनों को आपस एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं, वो हमारा गुरुत्वाकर्षण कर। उसका अगर फॉर्मूला हम देखेंगे तो क्या है, m1 इंटू m2 अपॉन R स्क्वायर, जहां G जो है हमारा ये निकालना है क्या, गुरुत्वाकर्षक स्थिरांक। ठीक है, द्रव्यमान के केंद्र की ओर खींचता है, वस्तुओं का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये हमारा सॉल्व हो गया और इसका आंसर हमने अच्छे से समझ लिया कि कैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है, ये सब क्या होता है। ठीक है, अगला है, व्हाट इज द फुल लोड करंट ऑफ 10 HP। व्हाट इज द फुल लोड करंट ऑफ 10 HP 3 फेज 415 वोल्ट स्क्वायरल केज मोटर। किसकी बात कर रहा है, हमारा स्क्वायरल केज मोटर की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायरल केज मोटर है, उसमें आपको जो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा आई, जो क्या पूछ रहा है हमारा, पूछ क्या रहा है, फुल लोड करंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमारा, व्हाट इज द फुल लोड करंट। ठीक है, 10 HP 3 फेज 415 वोल्ट स्क्वायरल केज मोटर का पूरा लोड करंट क्या है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला है हमारा I इज इक्वल टू P इंटू 746। 746 हमें पता है पावर बता रहा है। ठीक है, अब P हमारा क्या दर्शा रहा है, मोटर पावर इन HP। ठीक है, कितना दिया गया है, 10 HP दिया हुआ है। नेक्स्ट है 746, हमें पता है कन्वेंशनल फैक्टर है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे P इंटू 746 है। V जो कि हमें वोल्टेज प्रदान की गई कितनी, 415 वोल्ट। N दिया हुआ है हमारा फॉर्मूला में, इफिशियंसी यानी कितनी दक्षता, कितनी उसकी एफिशिएंसी है, हम मान के चलते हैं 0.9 फॉर एस्टिमेशन। मतलब ये वेरी कर सकता है, जिस टाइप का मोटर, जिस दक्षता का आप मोटर लेते हो उस पर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इतना लेंगे हम। पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर हम अज्यूम कर रहे हैं 0.85 फॉर एस्टिमेशन। ठीक है, ये भी हमारा एस्टिमेट वाला और ये भी हमारा एस्टिमेट वाला, दोनों को हमने मान लिया। और √3 की वैल्यू है 1.732 फॉर 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम में हमारा 1.732 होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू कितनी है, 10 HP, 10 गुणे 746 बटा √3 1.732 इंटू वोल्टेज 415 गुणे N की वैल्यू कितनी है 0.9 और फिर हमारी पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है इंटू 0.85। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा, आई की वैल्यू 7460 और 552.86। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारा लगभग आ जाएगा 13.5 एम्पियर। और आप देख सकते हैं 13.5 एम्पियर हमारा किसके करीब है, 15 एम्पियर के करीब है। कितना, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। अब आप ये फिगर देखते ही समझ गए होंगे कि कौन सा वाला टेस्ट हो रहा है। फटाफट हम अपने उसी फिगर पे जाते हैं और देखते हैं कौन सा वाला टेस्ट हो रहा था वहां पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर इसका क्या नहीं लिखा हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर 134 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा टेस्ट हो रहा है हमारा, कैपेसिटी को बदल चेक कर रहा है। यही फिगर हमारा यहाँ पे था, सॉरी फिगर को हमने यहाँ पे देखा, कैपेसिटी को चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम वोल्टमीटर से कैपेसिटी चेक कर रहे थे, मल्टीमीटर द्वारा यहाँ पे चेक कर रहे थे। और एक और तरीका होता है जो यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में, ठीक है। तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टर लगा दिया, ठीक, वोल्टमीटर को हमारा हम बताए वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा दिया कैपेसिटर से, और यहाँ देखो आप फ्यूज लगा दिया, लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो क्या कर रहा है हमारा, कैपेसिटी को चेक कर रहा है। बाकी सब तो हमने देख ही लिया था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 134 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 135 पूछते, which class of squirrel cage induction motor is taking normal starting torque and used for general purpose? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कौन सा वर्ग सामान्य शुरुआती टॉर्क लेता है तथा सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये वाला फिगर हमने पिछली क्लास में भी शेयर किया था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है, नॉर्मल टॉर्क ले रहा है। तो नॉर्मल टॉर्क यानी मॉडरेट टॉर्क कौन सा ले रहा है, क्लास बी वाला। ये ए हो गया, ये बी, सी, डी, ई और एफ। तो हमने क्या देखा कि कौन सा वाला नॉर्मल ले रहा है, तो क्लास बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। What is the synchronous speed, NS की बात कर रहा है, ठीक है, of a 3-phase induction motor with 8 pole working at 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज पर काम करने वाले 8 ध्रुवों के साथ एक 3-फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति पूछ रहा है, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, NS इक्वल टू 120 गुणे F जो कि फ्रीक्वेंसी बता रही है, आवृत्ति बता रही है, बटा P यानी पोल बता रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है DMRC मेंटेनर इलेक्ट्रिकल 2014 में, उसमें ये फॉर्मूला पूछा था, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 120 गुणे 50 फ्रीक्वेंसी हमें पता है, पोल 8 है, 12 25 60, 8 कितना हो जाएगा 750 आरपीएम, ठीक है। 750 आरपीएम हमारा सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। साथ में एक और क्वेश्चन आया था, किस अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक की आवृत्ति का सूत्र। यानी देखो इसको आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, आपसे स्पीड पूछ सकता है, पोल भी पूछ सकता है, इसी को अलट पलट के आपसे पूछ सकता है। तो फ्रीक्वेंसी Pn बटा 120 हो जाएगा भाई। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो ये P इधर चल जाएगा, तो Pn और ये 20 आ जाएगा यहाँ पे, तो वही किया यहाँ पे। और ये क्वेश्चन है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2016 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द रिजल्ट ऑन द स्प्लिट फेज मोटर बाय चेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल। मेन वाइंडिंग टर्मिनल को बदलने पर स्प्लिट फेज मोटर पर क्या परिणाम होता है। अभी हमने बताया कि डायरेक्शन चेंज होता है हमारा, जब हम उस टर्मिनल को बदल देंगे क्या होगा, रोटेशन का डायरेक्शन बदल जाएगा पिछली साइड में, तो इस पे समय नहीं लेना, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन था हमारा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूमने की दिशा को डैश द्वारा रिवर्स किया जाता है। तो या तो वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंग के टर्मिनल को संयोजन जो है उसको बदल करके, संयोजन को बदल करके चेंज किया जाता है, जो कि अभी जस्ट बताया पिछली क्लास में। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आरआरबी गोरखपुर ALP 2003 का। एक क्वेश्चन आपका आया था कि कैपेसिटर, ये सूची बनी हुई थी, उसको मिलान करना था, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हमारा लेथ मशीन में लगा रहता है, सेडेड पोल हेयर ड्रायर में लगा रहता है। यूनिवर्सल मोटर की बात करेंगे अगर हम, तो यूनिवर्सल मोटर हमारा लगा रहेगा मिक्सर ग्राइंडर में, और रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर कंप्रेसर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट 2002 में आया हुआ है, ठीक है। Which squirrel cage induction motor is preferred for efficient performance? कुशल प्रदर्शन, जो भी पीछे ही बताया था, स्क्वायरल केज में कुशल प्रदर्शन के लिए हम यूज करते थे, ठीक है। और साथ में क्या था, कांस्टेंट स्पीड, निरंतर गति के लिए हम स्क्वायरल केज मोटर यूज कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब उसी के साथ आप कुछ और भी पॉइंट क्लियर कर लीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसको लो मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है औद्योगिक और वरीयता आरआरबी LP मुजफ्फरपुर 2009 में सवाल आया हुआ है कि औद्योगिक में वरीयता क्यों दी जाती है, क्योंकि लो मेंटेनेंस होता है इसका, ठीक है। और साथ में सिंप्लिसिटी और ड्यूरेबिलिटी, सरल भी होता है, मजबूत भी होता है, रिलायबिलिटी बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय होता है स्क्वायरल केज मोटर, लागत भी इसकी कम होती है,
और आप इस तरह से देख सकते हैं इनका विवरण। ठीक है, साथ में दक्षता अभी बता ही रहे हैं हम, दक्षता हाई होती है, संतुलित और स्थिर संचालन देता है और कई जगहों पे यूज होता है। तो आप इन दोनों स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लास यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।